Subscribe the .YouTube channel. आए खैर अल्लाह हमारे घरों को खैर और बरकत वाले घर बना दे। ए अल्लाह हमारे घरों को हिदायत और तकवा वाले घर बना दे। ए अल्लाह हमारे घरों को पर्दा पोशी और सेहत वाले घर बना दे। ए अल्लाह हमारे घरों को खुशी और फराहत और सुकून वाले घर बना दे। ए अल्लाह हमारे घरों को मग़फ़िरत और रहमत वाले घर बना दे। ए अल्लाह हमारे घरों को सुकून और आराम वाले घर बना दे। ए अल्लाह हमारे घरों को कामयाबी और फलाह वाले घर बना दे। ए अल्लाह हमारे घरों को तस्बीह और इस्तिग़फ़ार वाले घर बना दे। आमीन सुम्मा आमीन। Subscribe the .YouTube channel. बहुत ही अहम और तवज्जो तलब ज़रूर पढ़ें। इस चैनल पे नशर किए गए तमाम वीडियोस खालिस्तन तफरीही मकासद के लिए बनाई जाती हैं, जिसका मकसद तफरीह और शऊर और सोच के दायरे को वसी और हकीकत पसंदाना बनाना है, और ख़ासकर नौजवान नस्ल को मंशियात, कत्ल वगारत, मायूसी और ख़ुदकुशी जैसी रुझानात से दूर रखना है। और कोशिश की जाएगी कि मस्बत रुझानात को बहुत मौसर और ताकतवर अंदाज में पेश किया जाए, जो उनके जहनों पे गहरे नकूश मुरतब करे। लिहाजा अगर किसी मकतबा फ़िक्र या किसी ख़ास सोच या किसी ख़ास कम्युनिटी के लोगों की दिल आज़ारी हो, तो ये महज गलत फहमी के अलावा कुछ नहीं। इस कहानी के तमाम तर किरदार, नाम, मकामात और मालूमात फ़र्ज़ी है, जिसका हकीकत से दूर दूर तक कोई ताल्लुक नहीं है। ना ही साहिब मज़मून किसी चीज़ का ज़िम्मेदार है। Share video on Facebook, Instagram, Twitter, WhatsApp, TikTok. मुलाहजा फरमाए हैरत कथा सिलसिले में नासिराबाद एक कहानी की पहली 10 अक़सात का मुख्तसर जायज़ा आपने पहली कस्त में देखा कि ये अर्जेंटाइन नामी मुल्क के आखिरी मगरबी सूबा टीरो के शहर नासिराबाद और शहर गुडो की कहानी है, जो कि मुस्लिम अक्सरियती सूबा है, और सूबे का मरकज़ी शहर नासिराबाद है, जिसके दरमियान में दरिया गुजरता है, और मशरिकी किनारा गोटो शहर कहलाता है और मशरिकी किनारा नासिराबाद कहलाता है। गोटो शहर गुंजान और घनी आबादी पे मुश्तमिल है और खालिस शहर है, जबकि मगरबी किनारा पे आबाद नासिराबाद थोड़ी आबादी और देही कल्चर रखता है। इस कहानी के मरकज़ी किरदार दहशत बट, सईद बट, रज़िया बट अहम किरदारों में शामिल है। ताहम बाद में सईद दहशत बट के बेटे साद सईद बट, हमाद सईद बट, रणवीर सईद बट मरकज़ी किरदार बन जाएंगे। ताहम दीगर कुछ आर्जी किरदार और मुस्तकिल किरदार किसी अच्छे बुरे वाक़े की वजह से ख़ास तवज्जो और अहमियत हासिल करेंगे। किस्त नंबर 2 आपने देखा कि गोटो शहर के मशरिक की जानिब शहर के करीब ही क्रिश्चियन मुस्लिम मुश्तरका देहात का आगाज़ हो जाता है, जहां दोनों मजहब के दरमियान एक मुआहिदा है, हम आहंगी और बर्दाश्त का। किस्त इस नंबर 3 में आपने जाना कि रेता बरादरी, जो टीरो की सबसे बड़ी बरादरियों में एक है, जिसमें वाज़े अक्सरियत क्रिश्चियन की है, और टीरो की वाहिद क्रिश्चियन कम्युनिटी है, जिसका सरबराह माइकल चेरितो है, जो MPA है, और अंडरवर्ल्ड डॉन भी है, और काली दुनिया का बेताज बादशाह भी है, और बैसियों लोगों का कातिल, मगर सभी मकतूलीन भी अंडरवर्ल्ड से ताल्लुक़ रखने थे। किस्त नंबर 4 में आपने देखा कि अंडरवर्ल्ड डॉन माइकल चेरितो की बैनुल मज़ाहब हम आहंगी की पॉलिसी के मुसलमान कम्युनिटी मुअतरफ़ है, हालांकि वो फसादात और मजहबी कार्ड भी इस्तेमाल कर सकता था, मगर वो इस्लामी तकलीबात में शिरकत करता है और बिला मालूमात और बिला आदाब तकरीर कर बैठता है। लोगों में तशवीश फैल जाती है, वो खुद साख्ता बेतके वाक़यात सुनाने लगता है, वो भी बेमायनी मुंतज़मीन किसी हंगामे से पहले ही उसका मौजू तब्दील करा देते हैं। फिर दौरान नात उसे नींद आ जाती है, वो बहुत हकीकी किस्म का ख्वाब देखता है। दरअसल वो ख्वाबों को आने वाले वक्त की पेशनगोई समझता है। इससे पहले भी वो कई भयानक ख्वाबों की वजह से बहुत परेशान था। किस्त नंबर 5 मौलाना अजहर नासिर आबादी, जिनके खिलाफ मजहब। किस्त नंबर 5 मौलाना अजहर नासिर आबादी, जिनके खिलाफ मजहबी हलकों ने फतवे दे रखे थे। वो प्रोफेसर भी हैं। वो 3 मौज़ूआत पे तकरीर करते हैं: मसलक, मुल्हिदियत और तबलीग की ज़रूरत व अहमियत से आगाह करते हैं। लोगों की बड़ी तादाद आई थी। तकरीब के दौरान सिटी चेयरमैन इकबाल कसूसी डॉन चेरितो की खूब खातिर तवाज़ो और आबो भगत करता नज़र आता है। मौलाना रात बहुत तवील खिताब का इख्तिताम करते हैं
ان کے متعلق مذہبی حلقوں کا رویہ بدل جاتا ہے اور دوستانہ ہو جاتا ہے۔ عوامی پذیرائی بھی مل جاتی ہے۔ تقریب کے اختتام پہ ایک شریر لڑکا ظفر مائک آن کر کے اس میں چیخ مارتا ہے۔ لوگ گھبرا جاتے ہیں۔ قسط نمبر 7۔ مولانا کے خطاب کے بعد عوام میں ایک عجیب سی لہر چل نکلتی ہے۔ ہر ایک دوسرے کو شک کی نگاہ سے دیکھتا ہے۔ ایسے میں ایک سیاہ رنگت والے سیاہ گالا اوشاکیوں کے متعلق افواہ پھیل جاتی ہے۔ انہیں زندہ بدروح کہا جاتا ہے۔ مولانا اظہر متعلق مذہبی حلقوں کی مخالفت کیوں پیدا ہوئی؟ وہ غلط فہمیاں کیا تھیں؟ اور مولانا پہ فتوے لگانے میں بے وقوف سٹوڈنٹس کا کردار۔ قسط نمبر 8۔ مولانا اظہر کی اقبال خصوصی ہاؤس میں چریتوں سے ملاقات، اس کے بھیانک 16 خواب اور پھر بھی اکھڑ گفتگو۔ اقبال خصوصی مولانا سے ناراض۔ مولانا نے اقبال خصوصی اور چریتوں کے درمیان آدھی رات کو ہونے والی گفتگو اور بھیانک انکشافات سن لیے، جس نے مولانا کے رونگٹے کھڑے کر دیے کہ ایک مسلمان مفادات کی خاطر اتنا بھی گھس سکتا ہے۔ قسط نمبر 9۔ بابا کھوجی کا تعارف، موکلات سے حیرت۔ انگیز فلاحی کام لینے والا بابا کھوجی اچانک منظر عام پہ آ گیا، مگر اس کے عمل میں بہت سے بے گناہوں کو رگڑا لگ جاتا۔ مگر کیسے یہ سب قسط نمبر 9 میں بہت وضاحت سے بتایا گیا ہے۔ قسط نمبر 10۔ بابا کھوجی کی کامیابیاں مجرموں پہ کیا بیتتی ہے جب بابا کھوجی ان کے محلے میں آتا ہے۔ کچھ لوگ ناحق چوری کا شک کرتے ہیں، جناتی دنیا کا تعارف، ان کا احسان بھی جان لیوا ہو سکتا۔ چاچا چھوٹو مولانا اظہر کا ایک مداح مگر بہت منفرد، جو ایک ہی وقت میں چاچا بھی کہلاتا ہے اور چھوٹو بھی۔ شرافت اور سادگی کا ایک ایسا پیکر جو معاشرے کے سب سے نچلے طبقے سے تعلق رکھتا ہے۔ عمر کے 42 سال گزارنے کے باوجود چھوٹو جیسے حقیر لقب سے جان نہ چھڑا سکا، نہ ہی چھوٹو لفظ کی وجہ سے درپیش بے توقیری سے۔ قسط نمبر 11۔ اس کے حالات زندگی کے گرد گھومتی تلخ تحریر۔ مولانا اظہر کی سٹی چیئرمین اقبال خصوصی اور انڈر ورلڈ ڈان مائیکل چریتو کے درمیان بھیانک گفتگو کی رات بھر دماغ میں بازگشت اور بے چینی اور کرب۔ پھر ڈان مائیکل چریتو کی طرح مولانا نے بھی بامقصد بامانی خواب دیکھی جو شراب خانے کے برے اثرات پہ مشتمل تھی، اور خواب میں جلتی ہوئی عمارت اور جلتے عورتوں بچوں کی دھاریں سنی اور مرحوم علامہ صلاح الدین شمس کی زیارت ہوئی۔ مولانا کی جیب میں 13 عدد چابیاں، ہر چابی ایک نیا راز ہے، جن کی تفصیلات قسط نمبر 13 میں پہلی چابی سے لے کر 13ویں چابی کے راز وضاحت سے بیان کیے گئے ہیں۔ ہر چابی ایک راز یا واقعے سے جڑی ہوئی ہے، کچھ حقیقی، کچھ خواب نما۔ 13 چابیوں کا خاکہ۔ سائنس لیبارٹری کی چابی پرانے ہتھکڑی لاک میں لگتی ہے۔ لیبارٹری میں کچھ زہریلے کیمیکل چھپے ہیں جنہیں 13ویں کلاس کے اختتام پہ انہیں استعمال کرنا سکھایا جاتا ہے، وہ بھی 20 احتیاطوں کے ساتھ۔ پھر 14ویں کلاس اس سے سارا سال مخصوص سیفٹی یونیفارم پہن کر باڈی مکمل کور کر کے تجربات کرتے رہتے ہیں، کیونکہ وہ اس قدر زہریلے کیمیکل ہیں کہ ان کی ایک چھوٹی سے چھوٹی چھینٹ بھی جسم پہ پڑ جائے، جہاں سے گزرتا ہے گوشت کو ایک خون اور پیپ زدہ گودے میں تبدیل کرتا جاتا ہے، جس کا نہ کوئی علاج ہے نہ اس کے پھیلاؤ کو روکنا ممکن ہے۔ واحد حل فوراً متاثرہ حصہ کاٹ کر علیحدہ کر دیا جائے۔ 2۔ ریکارڈ روم کی چابی۔ اس روم میں پرانے رجسٹر اور طلباء کے ریکارڈ پڑے ہیں۔ ایک رجسٹر میں شہر کے بااثر لوگوں کے نام درج ہیں جو کالج کی مختلف ضروریات و غیر نصابی سرگرمیوں اور کھیل و سیاحتی ٹورز کا اہتمام کرتے رہتے ہیں، گویا صوبائی حکومت کے ساتھ ان کا اشتراک چلتا رہتا ہے۔ بسا اوقات کالج ایڈمنسٹریشن اپنے طور پر بھی انہیں مختلف امور میں تعاون کی اپیل کرتی رہتی ہے، گویا کالج کی سطح پر بہت بارسوخ جن کی خواہش پہ ناجائز کام بھی کیے جاتے ہیں۔ حیرت کی بات یہ کہ ان میں سٹی چیئرمین اقبال خصوصی کا کہیں بھی ذکر نہیں ہے، ممکن ہے چریتو بھی اس لسٹ میں نہ ہو۔ لائبریری کی چابی پرانی، گرد آلود کتابوں کے درمیان ایک ممنوعہ کتاب رکھی ہے، جس کو کیوں ممنوع کیا گیا ہے یہ ایک بہت بڑا راز ہے۔
हत्ता कि कई बार कुछ स्टूडेंट्स ने वो किताब निकाल ली थी, मगर लाइब्रेरी इंचार्ज ने देख लिया, फौरन वो किताब छीन ली, इन्हें डांट कर लाइब्रेरी से निकाल दिया। लाइब्रेरी को महीनों ताले लगा दिए। वो किताब प्रिंटेड नहीं बल्कि हाथ से लिखी हुई है, हत्ता के मुतअद्दिद प्रिंसिपल्स जो कहें, और से ट्रांसफ़र होके आए इन्हें इस किताब की भनक भी न लगने दी गई। हत्ता कि वो ट्रांसफ़र होकर चले गए या फिर रिटायर होकर चले गए, मगर इस किताब से लाइलम ही रहे। इस किताब के महज चंद हमराज है, जिनमें लाइब्रेरी इंचार्ज और चंद सीनियर टीचर, जिनमें शरीफ उस्ताद, सीनियर उस्ताद बशीर अहमद और उसका साला शफीक उस्ताद शामिल हैं। हालांकि मौलाना प्रोफेसर अजहर को कहा गया कि आप ये किताब पढ़ सकते हैं, तो उन्होंने माजरत कर ली और कहा कि इसमें अहम राज है, अगर मैंने पढ़ ली तो ये मेरे लिए बतौर अमानत हो जाएगी, जिसकी हिफाजत मुझ पे फ़र्ज हो जाएगी, इसलिए मेरे लिए इसका ना पढ़ना ही बेहतर है। हालांकि तहरीर के इख्तिताम पे मुसन्निफ ने कहा है कि आज से 30 साल हालांकि तहरीर के इख्तिताम पे मुसन्निफ ने कहा है कि आज से 30 साल बाद मेरी इस किताब को मुश्तहर कर दिया जाए, मगर 30 साल इसे खुफिया रखा जाए और 4 से ज़्यादा हमराज ना हो, वरना यह अमानत में ख़यानत के मुतरादिफ होगा। मगर मौजूदा हमराजों में कोई इतना बहादुर नहीं नज़र आता जो इस किताब को पब्लिश करने की हिम्मत करे। मुमकिन है या उसे मज़ीद 30 साल खुफिया रखा जाएगा या फिर जला दिया जाए या फिर बहुत हिम्मत करके इसे लाइब्रेरी में आम पढ़ने के लिए रख दिया जाए, मगर फिर भी इसका शोर मच जाएगा। जो इसे आम पढ़ने को रखेगा इसकी टांगें कांपती रहेंगी, भले इस किताब में तहरीर शुदा कोई किरदार जिंदा ना हो। बहरहाल इसके 3 हमराज हो चुके हैं, लाइब्रेरी इंचार्ज शरीफ उस्ताद, शफीक उस्ताद, बशीर उस्ताद, जबकि चौथा नाम मौलाना अजहर का होना भी चाहिए, मगर वो खुद ऐसा नहीं चाहते। शायद वो बाकी 3 हमराजों की तरह डरपोक है, पहले से एक राज का अमीन है। कदीम क्लासरूम की चाबी जो उस पुरासरार किताब की तरह बल्कि उससे भी कहीं ज्यादा पुरासरार क्लासरूम बरसों से बंद है। अंदर पुरानी बेंचों पर कंधा किए हुए नाम और जुमले शहर के कुछ अहम व गैर अहम लोगों के राज अफशा करते हैं। क्लासरूम भी अरसे से मुक़फ़ल है, कभी नहीं खोला गया। दरअसल इस क्लासरूम के 4 बेंचों की वजह से इसकी तालाबंदी की गई। माजी में एक लड़का अपनी घरेलू जिंदगी के अहम तरीन वाक़यात पर कार की तेज सुई से बेंच की लकड़ी में गहराई की हद तक कुंदा करता था। तमाम सच्चे वाक़यात जो उसकी फैमिली को दरपेश हुए, ख़ासकर बुरे वाक़यात, इसमें उसने कुछ अच्छे बुरे लोगों का नाम लेकर भी जिक्र किया था। फिर इस लड़के का दौरान तालीम बेरहमी से कत्ल कर दिया गया था। इस लड़के के कई साल बाद इसी क्लासरूम में एक और लड़का पढ़ रहा था। हैरत अंगेज तौर पर उसकी भी बिल्कुल वही आदत थी। इसके साथ भी अच्छे बुरे वाक़यात, मगर मुख्तलिफ नौयत के। इसने भी बहुत से अच्छे बुरे नामों का जिक्र किया। इसी तरह प्रकार से तहरीर की इन दोनों के अरसे बाद एक स्टूडेंट उनकी तहरीर शौक से पढ़ता था। फिर इसमें भी वही आदत पैदा हो गई। इसकी ज़िंदगी में भी अच्छे बुरे वाक़यात आए, जबकि चौथा लड़का बिला वजह मुख्तलिफ असातिज़ा का नाम लिखकर उनको रोज़ाना की बुनियाद पर गालियाँ लिखता था, वो भी प्रकार के साथ, हत्ता कि गैर मुताल्लिक़ा असातिज़ा को भी गालियाँ लिखता था। मगर हैरत अंगेज़ बात ये थी कि इस बेंच पे इस पूरे साल कोई स्टूडेंट न बैठा था। बेंच खाली पड़ा रहता इस क्लास की। आए रोज़ मुख्तलिफ पीरियड्स के दौरान क्लास के तमाम स्टूडेंट्स लायक और नालायक लड़कों की खूब धुनाई और धुलाई होती, मगर गालियां लिखने का सिलसिला जारी रहा। यहाँ तक कि फिर एक दिन एक टीचर ने तमाम क्लास की कॉपियां निकाल ली और अपने साथ हैंड राइटिंग एक्सपर्ट को लेकर आया। सबकी कॉपियों की लिखाई मैच की गई। सबको शक था सबसे नालायक 3 लड़कों पे, जिन्हें हर पीरियड में मार पड़ती थी। कोई पीरियड खाली न जाता। उन्हें शक था कि यही अपना गुस्सा गालियों के जरिए निकालते हैं। मगर हैरत अंगेज तौर पर मैं भी किसी की लिखाई मैच ना हुई। सारी क्लास बेगुनाह निकली। तो फिर उन्हें दूसरे कमरे में शिफ्ट कर दिया गया, तो वहां किसी बेंच पर किसी ने गालियां नहीं लिखी। इस कमरे को ताला लगाकर बंद रखा गया। तो सारी क्लास बेगुनाह निकली, तो फिर उन्हें दूसरे कमरे में शिफ्ट कर दिया गया, तो वहां किसी बेंच पर किसी ने गालियां नहीं लिखीं। इस कमरे को ताला लगाकर बंद रखा गया, तो बेंच पर मजीद कोई गाली तहरीर ना की गई। इसके कुछ दिन बाद उन्होंने किसी और क्लास को वही कमरा अलाट कर दिया, तो फिर इस बेंच पर दोबारा गालियां लिखने का सिलसिला शुरू हो गया। तो फिर इस क्लास को वहां से शिफ्ट कर दिया गया। फिर 2-3 महीने वो क्लास बंद रही, तो डेस्क पर किसी ने कोई गाली नहीं लिखी।
फिर इसके बाद तीसरी किसी क्लास को वो कमरा अलाट किया। फिर दोबारा वही सिलसिला शुरू हो गया। बेंच पर गालियां। फिर इस बेंच पे 3 स्टूडेंट्स को बिठा दिया गया। कॉलेज के औकात में तो इस डेस्क पे पर कोई गालियां नहीं लिखता था, लेकिन जब छुट्टी हो जाती और कॉलेज बंद हो जाता, उसके बाद कोई इस डेस्क फिर से गालियां लिख देता। फिर प्रिंसिपल ने एक जानने वाले पुलिस एहलकार की वहां ड्यूटी लगा दी। वो वहां 3 दिन, जब 3 दिन की छुट्टी थी तो वो कॉलेज में ही रहा। दरअसल उसे गालियों का मामला हल करने की जिम्मेदारी सौंपी गई, मगर वो किसी नतीजे पे ना पहुंच सका। दरअसल अब तहरीर शुदा गालियों में उसका और प्रिंसिपल और जिन 3 बच्चों को वो मगर वो किसी नतीजे पे ना पहुंच सका। दरअसल अब तहरीर शुदा गालियों में उसका और प्रिंसिपल और जिन 3 बच्चों को वो बेंच अलॉट किया गया, अब वो सब भी हदफ बन गए थे। तो पुलिस एहलकार और तमाम असातिज़ा की मुश्तरका राय थी कि ये इंसानी काम नहीं, जिनभूत का मामला है, लिहाजा क्लासरूम की तालाबंदी कर दी जाए। फिर तालाबंदी कर दी गई तो अमन हो गया। हैरत की बात यह है कि जिन 3 बच्चों को वाक़यात तहरीर करने की आदत थी, उनको वाक़यात तहरीर करने की आदत इससे किसी पिछली क्लास में थी, ना ही अगली क्लास में वो आदत बाकी रही। प्रिंसिपल के कमरे की चाबी। हैरत की बात यह है कि प्रिंसिपल रूम की चाबी प्रिंसिपल के पास मौजूद है और इसका सारा पैटर्न मौलाना वाली चाबी से बिल्कुल मुख्तलिफ है, मगर दोनों चाबियां काम करती है, जबकि तीसरी कोई चाबी इस ताले पे काम नहीं करती। लैब के स्टोर रूम की चाबी। इस स्टोर में कुछ शीशे के मुर्तबान हैं जिनमें मुर्दा जानवर महफूज है। उनमें एक मुर्तबान में थाईलैंड से मंगवाई एक ऐसी मखलूक भी आ गई जो थाईलैंड वालों ने गैर इरादी तौर पर पैक करके भिजवा दी, जिसके मुताल्लिक कोई मालूमात नहीं है। कभी उसे समंदरी सब्जी कहा जाता है, कभी कोई जानदार। इसमें कुछ छोटी छोटी जड़ें भी नजर आती हैं। बोतल में खास लिक्विड में उसे रखा गया है। घंटों उसे देखें तब भी मालूम नहीं होता कि इसका चेहरा और उसकी आंखें कहाँ हैं, इसकी असल शेप क्या है। मगर हर रमज़ान के आखिरी 10 रोज़ों के दौरान इसमें हलचल व जनबश होती नजर आती है। तब इसका चेहरा और आंखें भी महसूस होने लगती हैं, मगर रमज़ान गुजर जाने के बाद फिर वो एक पुरस्रार मुअम्मा बन जाती है। चाबी नंबर 7 एक VIP रूम की है, जो दूसरे सूबों से सरकारी दौरे पे आए आला अफसरान के आराम व क़याम के लिए मुख्तस है, ख़ासकर फेडरल महकमों और दूसरे सूबों की यूनिवर्सिटीज़ के प्रोफेसर साहिबान और एजाज़ याफ्ता तलबा। एक खाली घर की चाबी, बेवा खातून की अमानत। ताहम मौलाना को एहसास हुआ कि बेवा औरत ने तो कब से चाबी अफिने दे रखी है। कई महीने गुजर गए, मगर मैं रोज सुबह भूल जाता हूं, कभी कोशिश ही नहीं की। वो बेचारी मुझ पे ही इन्हिसार करके बैठी है, ना जाने अपने 9 अदद यतीम बच्चों को कैसे पाल रही होगी, कैसे उनके जिंदा रखने का इंतजाम कर रही होगी। मैं तो भूल ही जाता हूं। 9 उसी बेवा खातून के घर की बैठक की चाबी है। 10 चाबी नंबर 10। ये चाबी मौलाना की साली के घर की है। दरअसल वो वहां बच्चियों की दीनी तालीम के लिए दरसगाह बनाना चाहती है, मगर मौलाना सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से उस जगह को गैर मुनासिब गर्दानते हैं। दरअसल वो अभी कन्वारी लड़की है और वो घर एक ऐसे महल्ला में है जहां आवारा गर्द लड़कों की तादाद 1108 के करीब है। इस महल्ले का नाम जमालुद्दीन तंदूर वाला मेला है, जो दोनों शहरों में बदनाम है। 1108 का मतलब है कि हर घर में एक या ज्यादा आवारा गर्द लड़के। जब भी वहां से किसी का भी गुजर होता है, वहां कोई ना कोई खूनी वहशी लड़ाई हो रही होती है। इस मोहल्ले से 13 बदमाश बहुत मशहूर है, जिनमें बाबा कुल्हाड़ी वाला, काला, रियाज कसाई, नसीर मंजियां वाला, शौकत आटा चक्की वाला, लियाकत हवालदार, इम्तियाज उर्फ ताजी हवालदार खास तौर पर अहम है। एक क्लास जिसकी तालाबंदी है, इसमें बेंचों पर तहरीर करने वाले दोनों बच्चों का ताल्लुक इसी मोहल्ले से है। इनमें एक बच्चा बेरहमी से कत्ल कर दिया गया था। बच्चे की गर्दन काटकर उसका सर काफी फासले पर फेंका गया था। बाबा खोजी भी इसी मोहल्ले में रहाइश पजीर है, जबकि वहां पे सियासी पवे के तौर पर
सेठ यासिर अल मारूफ 8 कारों वाला भी जुड़वां शहरों में खासी शोहरत रखता है। चाबी नंबर 11। ये मौलाना की ज़ेरे इस्तेमाल वाहिद ट्रांसपोर्ट 22 साल पुरानी खटारा साइकिल को लॉक करने वाली बकरी जंजीर के साथ लगे ताले की थी। कॉलेज में या बाहर जहां मौलाना को लंबा रखना पड़ता तो वो हमेशा अपनी साइकिल के पिछले टायर को बकरी जंजीर ताले से खूब जकड़कर लॉक करते। ये चाबी मौलाना की सादगी, गुर्बत, आजिज़, कनात पसंद फितरत की अक्कासी करती है। चाबी नंबर 12 और 13 मौलाना के घर के ताले की है। एक ताला जो कमरे के दरवाजे पे लगता है, दूसरा ताला बाहर गली के दरवाजे को लगता है। बहुत नजरअंदाज कर चुके, मजीद खामोश रहकर अल्लाह पाक के हुजूर तुम भी जालिमों में शामिल हो जाओगे। लिहाजा जहां तक मुमकिन है फ़लस्तीन के बेसहारा लोगों और बच्चों का मुकदमा हर फोरम पे लड़ें। फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम, टिकटॉक सब जगह लड़ें और फेसबुक के इंटरनेशनल ग्रुप्स में इसराइल के हामियों पे बरस पड़ो। फ़लस्तीन की पोस्टें शेयर करें। हर ग्रुप में यही आपका जिहाद है। शुक्रिया। Share video on Facebook, Instagram, Twitter. WhatsApp, TikTok.